हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें अब हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है सीपीयू शेड्यूलिंग। इससे पहले हमने प्रोसेस मैनेजमेंट को पूरा कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने सीपीयू शेड्यूलिंग। तो थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम इसको रिलेट करते हैं जो हमने प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ा था उससे। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में हमने क्या किया था, जो ट्रांजिशन डायग्राम था उसको समझे थे। और उसमें हम ये बताए थे, जो मेरा एक न्यू स्टेट होता है और न्यू से मेरा रेडी स्टेट में आता है और रेडी के बाद हमारा क्या होता है, रनिंग स्टेट में आता है। ओके, तो इतना ही को हम रिलेट करना चाहेंगे। उसके बाद आपको ये जो है रिलेशन क्लियर हो जाएगा जो हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग हम क्यों कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये न्यू स्टेट है और ये मेरा रेडी स्टेट है एंड देन ये मेरा रनिंग स्टेट है। तो फिर न्यू से मेरा क्या होता है, रेडी में आता है। तो न्यू से रेडी में आ गया और फिर रेडी से जब मेरा रनिंग स्टेट में आता है तो रेडी से रनिंग में लाने का काम कौन करता है, तो ये करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये काम कौन करता है, तो ये करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है, ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो रेडी से हमारा रनिंग में आ जाता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ये काम करता है लाने का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग मीन्स रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट, मतलब सीपीयू में कोई भी प्रोसेस को लाने को ही हम सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ। और ये काम कौन करता है, तो ये काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये मतलब यहाँ पे रेडी स्टेट में तो बहुत सारा जॉब होगा पहले से, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, बहुत सारा प्रोसेस होगा। तो उस प्रोसेस में कौन से प्रोसेस को पहले सीपीयू पे लाया जाए, क्योंकि यहाँ पे हम ये भी समझ रहे थे जो मेरा ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या है, प्रीएम्पशन भी होता है। मीन्स वो हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग हो। मीन्स अगर मान लेते हैं कोई 2 मिली सेकेंड चल गया, उसके बाद उसको प्रीएम्प्ट करके दूसरा प्रोसेस लाओ। या फिर हो सकता है प्रायोरिटी के बेस्ड पे हो। मीन्स अभी जो प्रोसेस अभी रन कर रहा है सीपीयू पे, अगर उससे भी हाईएस्ट प्रोसेस प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, सीपीयू से हटा के उसको उसको शेड्यूल कर देंगे। तो ये किस प्रकार से होगा, बहुत सारा इसमें एल्गोरिथम है, सबको हम वन बाय वन समझेंगे। तो ये रहा सीपीयू शेड्यूलिंग। इसको हम रिलेट करने का ट्राई किए हैं प्रोसेस मैनेजमेंट से। ओके, तो यही अब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सपोज करिएगा रेडी स्टेट में मेरे बहुत सारा प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4, बहुत सारा n नंबर ऑफ प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में से कौन प्रोसेस पहले जाएगा सीपीयू पे रन होने के लिए, वो बताएगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसको हम अभी सीपीयू शेड्यूलिंग के नाम से जान रहे हैं। ओके, ऐसा मत सोचिएगा जो पहले P1 आया है तो पहले P1 जाएगा। P1 जाएगा वहाँ पे जिस तरह से उसका एल्गोरिथम वर्क करेगा उस तरह से वो सीपीयू पे रन करने के लिए जाएगा। तो इतना चीज क्लियर हुआ। तो इसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं और डिजाइन करेंगे क्या, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्योंकि जो प्रोसेस को सीपीयू पे लाने का काम कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ही करता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिजाइनिंग पढ़ने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का क्लियर हुआ, तो हम हेडिंग डालने जा रहे हैं, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट में लग दी है STS, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, यहाँ पे फिर से सपोज करिएगा बहुत सारा मेरे पास क्या है, बहुत सारा प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये समझ लेते हैं इसका फंक्शन क्या है और इसका गोल्स क्या है। ये जो हम करेंगे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का फंक्शन क्या है और इसका गोल क्या है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं, हेडिंग दे देते हैं गाइस, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसका जो है फंक्शन, फंक्शन का बात करें और एक तरफ गोल्स का बात कर लेते हैं, गोल्स। तो यहाँ पे इसका गोल रहेगा हमको क्या करना है, सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। और इसका जो फंक्शन है सिलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम आर क्यू मतलब रेडी क्यू टू रन ऑन टू सीपीयू। इसका प्रोसेस है, हम क्या करेंगे, रेडी क्यू से एक प्रोसेस को लेंगे और उसको सीपीयू पे रन करवाएंगे। ये इसका फंक्शन हो गया। और इसका गोल जो है, हमारे पास इसका गोल है मैक्सिमम हमको क्या करना है, सीपीयू का यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन ओके। और जब हम मैक्सिमम करेंगे सीपीयू का यूटिलाइजेशन, तो यूटिलाइजेशन को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है थ्रूपुट। थ्रूपुट। तो जब हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे मैक्सिमम सीपीयू का, तो उससे क्या होगा, उससे मेरा थ्रूपुट जो है वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं, क्या हमको यहाँ पे क्या बढ़ाना है क्या घटाना है। तो यहाँ पे हमको मिनिमाइज करना है क्या,
मिनिमाइज। ओके, स्पेलिंग को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। मिनिमाइज करना है। किसको किसको मिनिमाइज करना है? तो यहाँ पे हमारे पास वेटिंग टाइम जो है उसको मिनिमाइज करना है। इसका ये सब गोल है। वेटिंग टाइम को हमको क्या करना है? मिनिमाइज करना है, जिसको हम WT के नाम से जानेंगे। और उसके बाद हमारे पास टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम, जिसको हम लोग TAT के नाम से जानेंगे। इसको भी क्या करना है? मिनिमाइज करना है। एंड देन इसका रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम जिसको हम लोग RT से बोलेंगे। इसको भी क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो इतना चीज को मिनिमाइज करना है और हमको क्या करना है? थ्रूपुट को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, CPU को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। ये इसका गोल्स रहा। तो कुछ कुछ यहाँ पे हमने फंक्शंस एंड कुछ कुछ यहाँ पे गोल लिखे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे जो ये डायग्राम बना है, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा इस तरह से भी कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे हम उससे रिलेट कर दिए थे। अब यहाँ पे देखिएगा हमने क्या बोला? रेडी क्यू में बहुत सारा प्रोसेस है, तो बहुत सारा हमको क्या करना है? CPU को करना है। तो यहाँ पे ये काम कौन करता है? CPU शेड्यूलर करेगा। ये जो काम है ये काम कौन करेगा? तो ये काम करेगा CPU शेड्यूलर। CPU शेड्यूलर यहाँ पे क्या करेगा? किस या मान ले कोई क्राइटेरिया होगा, ठीक है। CPU शेड्यूलर काम तो करेगा, लेकिन किस बेसिस पे करेगा? तो जो भी यहाँ पे हम इसको क्राइटेरिया देंगे, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे वो काम करेगा। एल्गोरिदम लगाएंगे अपना अल्गो, एंड देन क्या करेगा? उसको एल्गोरिदम लगाने के बाद उसको शेड्यूल कर देगा। ओके, और इसी एल्गोरिदम को हम लोग बोलते हैं CPU शेड्यूलिंग टेक्निक। CPU शेड्यूलिंग टेक्निक, इसी एल्गोरिदम को हम बोलते हैं CPU शेड्यूलिंग टेक्निक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, CPU शेड्यूलिंग क्या होता है, क्यों करते हैं, और कौन सा उसमें शेड्यूलर काम करता है, वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड देन अब हम लोग देखते हैं इसमें से कौन कौन सा प्रोसेस का टाइम हो सकता है। जब एक प्रोसेस जो हमारे पास, उस प्रोसेस के कौन कौन सा टाइम हो सकता है। ओके, तो प्रोसेस का टाइम का बात करें तो प्रोसेस टाइम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, प्रोसेस टाइम। एक प्रोसेस के पास कितना सा टाइम हो सकता है, वो उसमें से पहला टाइम जो हमारे पास है ये हो सकता है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम, ओके, स्पेलिंग अराइवल टाइम, जिसको हम लोग शॉर्ट में AT बोल देंगे। ओके, तो अराइवल टाइम मतलब क्या होता है? तो अराइवल टाइम मतलब होता है एक प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस है, एक प्रोसेस के पास जो टाइम होगा वो सबके पास होगा। तो एक प्रोसेस के हो सकता है अराइवल टाइम हो। और अराइवल टाइम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिंपल सा, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आने वाला टाइम जो लगा। क्या? न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जो आने में टाइम लगा उसी को हम लोग बोलते हैं अराइवल टाइम। उसी टाइम को हम बोलते हैं अराइवल टाइम। न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आने में जितना टाइम लगा उसी टाइम को हम लोग जानते हैं अराइवल टाइम के नाम से। ओके, दूसरा टाइम वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम, जिसको हम लोग WT के नाम से जानेंगे। अब ये वेटिंग टाइम क्या होता है? तो वेटिंग टाइम होता है वो रेडी क्यू में कितना देर वेट किया, वो रेडी क्यू में कितना देर वेट किया। तो इसको अगर हम डायग्राम के हेल्प से जाने तो यहाँ पे ये मेरा रेडी क्यू है, और इस रेडी क्यू में ये कितना देर वेट किया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेटिंग टाइम। ओके, जब वो क्या होगा, CPU पे चल जाएगा तब तो वो वहाँ पे काम करेगा, लेकिन वेटिंग टाइम मतलब कितना देर वो वेट कर रहा है, किस पे? रेडी क्यू में कितना देर वो वेट कर रहा है। ओके, वेटिंग टाइम भी हो गया। इस टाइम सबको समझिएगा, जब हम क्या करेंगे एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे, तो ये सब टाइम को वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ओके, एंड देन अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं और यहाँ पे एक और चीज़ जान लेते हैं, जो कि है वॉच टाइम। तीसरा टाइम हम लोग जानने वाले हैं वॉच टाइम। वॉच टाइम, अब ये वॉच टाइम को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे BT। अब वॉच टाइम मतलब क्या होता है? अब तो वॉच टाइम जो है वो बड़ी काम का चीज़ है। काम का चीज़ कैसे? क्योंकि यही वो टाइम है जो बताता है कितना देर में मेरा जो है CPU पे वो रन किया है। तो रनिंग स्टेट में वो कितना देर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं वॉच टाइम। रनिंग स्टेट में वो कितना देर मतलब CPU पे कितना देर वो रहा है, कितना देर वो अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया है, उसी को हम लोग वॉच टाइम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम की हेल्प से बता दे रहे हैं, डेफिनेशन वगैरह आप खुद लिख सकते हैं। ओके, वॉच टाइम के बाद अगला टाइम के पास आते हैं। तो अगला टाइम हमारे पास होता है इनपुट आउटपुट वॉच टाइम। इनपुट आउटपुट वॉच टाइम, वॉच टाइम। अब इनपुट आउटपुट वॉच टाइम का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं CPU पे कोई अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट करते करते उसको क्या हुआ, रिक्वायरमेंट पड़ गया इनपुट आउटपुट का। तो इनपुट आउटपुट लाने के लिए वहाँ पे CPU को तो छोड़ेगा, तो वहाँ पे जा रहा है जो इनपुट CPU को छोड़कर, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? इनपुट आउटपुट वॉच टाइम। ओके,
उसका अगला टाइम जो होता है 5वां, वो हुआ कंप्लीशन टाइम। ठीक है, कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम तो आई थिंक आपको मालूम चलेगा क्या होता है। मतलब मेरा जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट से टर्मिनेशन स्टेट तक कितना देर में पहुंचा उसको हम बोलेंगे कंप्लीट टाइम। मतलब अपना काम जो है वो कितना देर में कंप्लीट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे उसका भी हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। कंप्लीशन टाइम मतलब मेरा पास जो रनिंग स्टेट में भी है, रनिंग स्टेट से गया वो टर्मिनेशन स्टेट में। हो सकता है अभी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे मेरा शकल है, तो कोई नहीं, यहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा तब देख लीजिएगा। ये बस क्या है, हम यहाँ पे रनिंग स्टेट बनाए और यहाँ पे टर्मिनेशन स्टेट, और ये क्या है कंप्लीशन टाइम, जिसको हम लोग सी टी के नाम से जानेंगे। ओके, आई होप आपको ये सब जो है वो फंडा क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ जो है फार्मूला है, उस फार्मूला को भी समझ लेते हैं। उसके बाद डायरेक्टली हम मूव करेंगे अपने एल्गोरिथम पे, और वहाँ पे बहुत सारा हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। ओके, कुछ कुछ फार्मूला, उस फार्मूला को समझ लेते हैं। जैसे कि पहला फार्मूला हमारे पास है वो है टर्न अराउंड टाइम का, टर्न अराउंड टाइम का, जिसको हम लोग शॉर्ट में टी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरा नाम लिख देते हैं टर्न अराउंड टाइम, जिसको शॉर्ट में टी। तो टर्न अराउंड टाइम जो है यहाँ पे इसका फार्मूला होता है, टर्न अराउंड टाइम हम किसको बोल रहे हैं, टर्न अराउंड टाइम हम किसको बोल रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास कि वो कितना कितना देर में कंप्लीट किया और कितना देर में आया था। मतलब कितना देर में वो कंप्लीट किया, मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कब आया था और कब कंप्लीट किया, उस बीच के ड्यूरेशन को हम लोग बोलेंगे टर्न अराउंड टाइम। कंप्लीट कब किया और वो अराइवल कब हुआ था, तो उसी को हम लोग बोलेंगे टर्न अराउंड टाइम। ओके, उसके बाद वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला हम डब्ल्यू टी से जनरेट कर रहे हैं। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम, मतलब कितना देर वो क्या हुआ कंप्लीशन और अराइवल के बीच में रहा, और उसके बाद वो कितना देर जो है बर्स्ट टाइम, कितना देर वो सीपीयू पे एग्जीक्यूट किया, और प्लस कितना देर में वो इनपुट आउटपुट के लिए गया, इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम। तो वो कितना देर सीपीयू पे एग्जीक्यूट मतलब अपना कब तक काम करते रहे, काम करते रहेगा तो वो तो वेट कर नहीं रहा है, तो वो जितना देर काम करते रहा है उसको हम माइनस कर देंगे पूरा ऑल जनरेशन जो है जनरी में, तो हम क्या करेगा मेरा मिल जाएगा कितना देर वो वेट किया। तो ये हो गया वेटिंग टाइम। ओके, तो ये सब फार्मूला जो है वो हेल्प करेगा। उसके बाद एक और है मेरा, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि वेटिंग टाइम तो समझ में आ गया होगा ना, ये जो लिखा गया इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको फुल फॉर्म में भी लिख देते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम। और ये जो टी है तो ऊपर तो इसका तो लिखा ही हुआ है, ये जो है बीटी, इसको बोलते हैं बर्स्ट टाइम। और ये जो है इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम है। और ये जो लिखा गया ये है कंप्लीशन टाइम, ये जो है इसको बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। और ये जो है इसको बोलते हैं अराइवल टाइम, अराइवल टाइम। और ये है इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम, इनपुट इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम। ओके, ये आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो सबका यहाँ पे मतलब क्या आपको समझना है तो ये से समझिए। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है रेडी क्यू में कब आया है और वो सीपीयू पे कब खत्म हुआ। क्या, रेडी क्यू में कब आया तो वो रेडी यही जो है वो अराइवल टाइम बता देगा। तो रेडी क्यू में कब आया और सीपीयू में वो अपना काम को कब खत्म किया है, उसी को हम लोग बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। और वेटिंग टाइम मतलब वो रेडी क्यू में कब आया और उसको सीपीयू कब मिला, तो उसी को हम लोग बोलेंगे वेटिंग टाइम। और एक फॉर्मूला और होता है थ्रोपुट का, तो वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है थ्रोपुट बराबर क्या होता है, थ्रोपुट, तो थ्रोपुट इक्वल्स टू होता है टोटल प्रोसेस डिवाइड बाय टोटल टोटल प्रोसेस कंप्लीट टाइम। यहाँ पे स्पेलिंग को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। ओके, टोटल प्रोसेस कंप्लीट टाइम, मतलब कितना प्रोसेस है और सभी प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं हमको यहाँ पर जो है वो थ्रोपुट मिल जाएगा। और थ्रोपुट को हम इफिशियंसी से डिनोट करते हैं। ओके, और एक होता है मेरे पास शेड्यूल लेंथ, तो शेड्यूल लेंथ की भी समझ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शेड्यूल लेंथ। ये सब बस टर्मिनोलॉजी है, अगर क्वेश्चन में पूछता है तो ये सब आप बता पाएँ इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं शेड्यूल लेंथ। तो शेड्यूल लेंथ का डेफिनेशन क्या कहता है, तो इसका डेफिनेशन कहता है टोटल टाइम
टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट ऑल एंड प्रोसेस एज पर शेड्यूल। शेड्यूल के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगा है टोटल प्रोसेस को कंप्लीट करने में, उसी को हम लोग बोलते हैं शेड्यूल लेंथ। और शेड्यूल लेंथ मतलब होता है सबसे लास्ट और सबसे फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेड्यूल लेंथ आ जाता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा जो है वो सीपीयू शेड्यूलिंग का टेक्निक है, बहुत सारा एल्गोरिथम है, तो वो सभी एल्गोरिथम को हम वन बाय वन समझेंगे। लेकिन उससे पहले इतना जो अभी टेक्नोलॉजी बताएं, इतना फार्मूला बताएं, ये सब फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और जो इंट्रोड्यूस कर देते हैं एल्गोरिथम को, वो क्या है, जैसे यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं एंड देन, तो यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग का बहुत सारा टाइप है। यहाँ पे इसको कैटेगराइज करें तो हम मेनली दो टाइप में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक मेरा होगा प्रीएम्प्टिव बेस्ड और एक होगा नॉन प्रीएम्प्टिव बेस्ड। ओके, तो उसको भी हेडिंग डाल कर लिख ही देते हैं, टाइप ऑफ सीपीयू। मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखने में बन नहीं रहा है। ओके गाइस, ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। और बहुत सारे एल्गोरिथम है, सभी एल्गोरिथम को हम क्या करने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। दो दो एग्जाम्पल सब पर देखेंगे, एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा फास्ट में करेंगे और एक को थोड़ा सा अच्छे से पहले समझ लेंगे। ओके, तो टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक, या फिर बोल सकते हैं एल्गोरिदम। और इसको हर करते हैं, हेडिंग डाल देते हैं। तो इसको जब हम कैटेगराइज करेंगे तो मेनली दो टाइप में कर सकते हैं। एक होगा मेरे पास प्रीएम्प्टिव बेस्ड, प्रीएम्प्टिव, और दूसरा जो होगा वो होगा नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे प्रीएम्प्टिव बेस्ड कौन है, नॉन प्रीएम्प्टिव बेस्ड है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। मतलब प्रीएम्पशन मतलब क्या होता है, तो प्रीएम्पशन मतलब क्या होता है, अगर उसका टाइम आता है तो क्या करता है, वो सीपीयू को छोड़ देता है। ओके, अगर हम नॉन प्रीएम्प्टिव का बात करें तो वहाँ पे उसका टाइम भी आएगा तो क्या करता है, जब तक वो कंप्लीट करेगा नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं, तब तक वो सीपीयू को छोड़ने वाला है नहीं। तो ये दो टाइप का हमारे पास है। तो यहाँ पे हम इसको कैटेगराइज और भी करेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे एल्गोरिथम समझेंगे तो वहाँ पे ये समझेंगे ये प्रीएम्प्टिव बेस्ड है या फिर नॉन प्रीएम्प्टिव बेस्ड। तो वहाँ पे हम इसको अच्छे से समझ लेंगे और अच्छे से। ओके गाइस, तो आई होप आपको इतना फंडा है जो आपको क्लियर हो गया होगा सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो हम टेक्नोलॉजी बताए हैं प्रोसेस के जो भी टाइम के बारे में, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे हम एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे ही एग्जाम्पल करेंगे तो वो सब कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। तो उसका मतलब समझिएगा, फार्मूला याद रहेगा तभी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो फार्मूला याद है चाहे नहीं, लेकिन उसका जो मतलब है उस टाइम का मतलब वो आपको ही आना चाहिए। तो वो आप खुद ब खुद बिना फार्मूला का भी निकाल सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे करने वाले हैं हम एल्गोरिथम को स्टार्ट।